नमस्कार, मैं हूँ रेखा खान नवभारत टाइम से और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं एक चमकता हुआ सितारा आदित्य ठाकरे उर्फ वासु। धड़क 2 आप लोग देख ही रहे हैं कि इस वक्त धड़क 2 सिनेमागृहों में है और फिल्म को बहुत एप्रिसिएशन मिल रहा है क्योंकि एक मुद्दा है मनोरंजन के साथ में ही, और उसमें जो है आदित्य ने एक बहुत ही खूबसूरत किरदार निभाया है। कहते हैं ना कि एक ज़िंदगी में हम हमेशा कहते हैं और हमने हमेशा रील्स में देखा है, सोशल मीडिया पे देखा है कि हर एक दोस्त ज़रूरी होता है। तो मुझे लगता है कि मतलब जो धड़क जैसी मूवी में वासु जैसा दोस्त नहीं हो तो वो फिल्म कंप्लीट नहीं हो सकती है। थैंक यू सो मच मैम। और मैं बहुत खुश हूँ कि आज मैं उस दिन आपके साथ था जब आप सिद्धांत रिप्ती का इंटरव्यू कर रही थी। आई थिंक मैं पीछे बैठ के देख रहा था कि अरे क्या मस्त, कितने अच्छे से वो बात कर रही है और कितने अच्छे से वो दो सब लोग बात कर रहे हैं। तो मैं तभी थोड़ा मेंटली प्रेप कर रहा था कि जब आपके साथ थोड़ा इंटरव्यू, जब मुझे मौका मिलेगा तो मैं बहुत ही रिलैक्स्ड और बहुत ही काम रहूँगा। सो थैंक यू सो मच मैम फॉर दिस ब्यूटीफुल इंट्रोडक्शन। बिल्कुल, देखिए आपका काम है जो मतलब आपको यहाँ तक लाया है और आपका काम ही है जो हम आपका इंटरव्यू कर रहे हैं। बिल्कुल, मैं आपको सबसे पहले आपके किरदार के लिए, आपके काम के लिए बहुत सारी बधाई देना चाहूँगी। थैंक यू सो मच। और जितना मैंने आपके बारे में पढ़ा और जो सारी चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इस इंटरव्यू को जो लोग भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं और पढ़ेंगे, अभी बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें आने वाली हैं। तो थोड़ी सी एक पृष्ठभूमि से, एक नए कलाकार हैं तो वहाँ से हम शुरुआत करेंगे। महाराष्ट्र से आप हैं और एक मिडिल क्लास फैमिली से हैं हमारे जैसे। लेकिन मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप मिडिल क्लास फैमिली से हो या कहीं किसी फैमिली से हो, आप लद्दाख में हो, आप युगांडा में हो, आपको सपने देखने हैं। आप जब तक सपने देखेंगे नहीं वो पूरे कैसे होंगे। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ, आपने एक एक्टर बनने का, वो भी सिल्वर स्क्रीन, बॉलीवुड, वो सपना आपने कब देखा? ये सपना एक्चुअली मेरे फादर का था। मेरे फादर भी एक्टर है। सो मैं हमेशा से एक मस्ती में कहता हूँ कि 1991 में दो लोग आए थे, शाहरुख खान और मेरे डैड। वो शाहरुख खान बन गए और मेरे डैड मेरे डैड रह गए, क्योंकि मेरे डैड भी एक्टिंग वो बहुत करते थे कॉलेज में, इंटर स्टेट कॉम्पिटिशन्स में। फिर उन्होंने कसौटी ज़िंदगी की और बालाजी टेलीफिल्म्स की बहुत सीरियल्स में उन्होंने जूनियर आर्टिस्ट का काम किया है। तो बचपन में मैं देखता था डैड को कि वो हमेशा टीवी में देख के ना हमेशा कहते थे कि अरे ये मेरे दोस्त है, ये मेरे वो बैचमेट है। तो मैं हमेशा डैड को पूछता था कि अरे आपने क्यों छोड़ दी? तो उसे बोला कि अरे नहीं, वो जब बड़ा होगा तो बताऊंगा देखो। तो धीरे धीरे आई थिंक सबकॉन्शियसली वो वही बैठ गया था कि नहीं, पापा जो करते हैं वही अपने को करना चाहिए। तो आपके फादर ने कुछ मतलब फॉर्मल ट्रेनिंग ली थी क्या एक्टिंग वगैरह की? जी जी, उन्होंने थिएटर किया है और ओके। उनको एनएसडी जाना था, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, बट वो हो नहीं पाया। और 98 में मैं आ गया तो उसके बाद उन्होंने फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए उन्होंने पूरा सब त्याग कर दिया और फिर मैंने ही वो आगे ले लिया जवाबदारी कि अब तो मेरे को ही सब करना पड़ेगा। जी, जी, जी। तो थोड़ा-सा मैं वो भी जानना चाहूँगी कि जब इस तरह का जब एक फ़िल्मी आकाश पे हम जब उभरना चाहते हैं, एक किस तरह से आपके घर का माहौल था? एक मिडिल क्लास फ़ैमिली हम जब जानना चाहें तो कैसा था घर? कहाँ आप रहते थे? क्या आपके घर का माहौल हुआ करता था? किस तरह की चीज़ें थी आस-पास जब एक सिनेमा आपके अंदर पनप रहा था? जी, मैं चेंबूर का हूँ। मैं चेंबूर में पैदा हुआ और चेंबूर में सबसे नज़दीक सिनेमा थिएटर है, आई थिंक आईमैक्स वडाला, जो अभी कुछ और नाम है उसका। सो हमारा फैमिली का वही रिचुअल था कि एवरी फ्राइडे जो भी फ़िल्म आएगी, जैसे भी होगी, हम सब देखने जाएँगे और उसके बारे में फिर बाद में बातें होती थी क्योंकि पापा को बहुत इंटरेस्ट है फ़िल्मों में। सो कहीं न कहीं हम लोग एवरी सैटरडे, मैं यही बोलता था डैड को कि अच्छा आज कौन-सी फ़िल्म देखेंगे? तो फिर वो फ़िल्म के बारे में बात करते सबकॉन्शियस माइंड में ऐसे ही हो गया कि हाँ, मुझे तो यही करना है आगे। हुँ, हुँ, और कुछ हुँ। ऑप्शन है ही नहीं अपने पास। कहाँ रहते थे आप लोग? चेंबूर में मेरा एक सोसाइटी थी हमारी, हुँ, हुँ, स्वस्तिक हुँ। पार्क करके। ओके। वहाँ पे मैं पला-बड़ा। ओके। यस। तो जैसे कि एक होता है ना कि क्या होता है बचपन में, जैसे एक एक्टिंग का तो आप पर एक शौक होता है, लेकिन आप उसके लिए मिमिक्री कर रहे थे या थिएटर कर रहे थे या डांस कर रहे थे। क्या आप कौन से आप मतलब आर्ट फॉर्म में थे जब आप स्कूल डेज़ में थे? 10th तक तो मैं सब चीज़ में प्रेज़ेंट होना पसंद करता था, बट टीचर्स बहुत पीछे रखती थी क्योंकि मैं बहुत मस्ती करता था स्कूल हाँ। में। तो 10th तक तो कभी मैंने कुछ किया नहीं। फिर मैं कॉलेज में जब मैंने एडमिशन लिया रुइया कॉलेज में। सो रुइया कॉलेज में मैंने जब देखा कि वहाँ पे थिएटर हो रहा है, सब हो रहा है, तो मेरा कहीं न कहीं इंटरेस्ट शॉर्ट फ़िल्म्स में बढ़ा। सो कॉलेज में मैं शॉर्ट फ़िल्म डायरेक्ट करता था ओह फॉर वाओ! फ़िल्म फेस्टिवल्स एंड एवरीथिंग। एंड वहाँ पे ऐसा होता था कि कॉलेज में है ही 5 बच्चे जितने है इस इंडस्ट्री में जाना चाहते जो, सो सब हमको ही करना पड़ता था कि डायरेक्ट भी हम करेंगे, एक्टिंग भी हम करेंगे, एडिट भी हम ही करेंगे। सो वही वहीं से कहीं न कहीं हम लोग का फ़िल्म के ऊपर इतना वो टॉपिक
फिल्म के ऊपर ही होता था कि नहीं अभी तो यही करना है। फिर लॉकडाउन जैसे ही हुआ तो लॉकडाउन में सब घर पे बैठ गए, कोई शूट कुछ हो नहीं रहा था। फिर रील्स का एक नया अपडेट आया इंस्टाग्राम हाँ पे, हाँ हाँ आई थिंक अगस्त 2020 में। तो हमने बोला कि चलो शॉर्ट फिल्म्स तो नहीं हो रही बनाने को, तो रील्स बनाते हैं। तो हम रील्स बनाना चालू कर दिए। सो आई थिंक मेरा जो काम है वो काम करते करते ही थोड़ा अच्छा होते गया। मैंने कभी फॉर्मल ट्रेनिंग ली नहीं एक्टिंग की। ओके ओके। रील्स बनाते बनाते ही और यहाँ वहाँ से देख के किसी का इंटरव्यू देख लिया, किसी का ये। कॉमिक कंटेंट आपका बेसिकली जी जी रहता जी। था। ओके ओके। और क्या उसके सब्जेक्ट्स कैसे क्या रहते थे? सब्जेक्ट अपने आम जिंदगी में जो होते हैं, जैसे अभी मैं रिक्शा से जा रहा हूँ कहीं, रिक्शा वाले जो भैया है उन्होंने कुछ कह दिया तो वो दिमाग में बैठ गया कि यार ये ऐसे क्यों बात कर रहे थे, कि उन्होंने कुछ उल्टा सीधा कुछ कह दिया, तो उसी पे हमारा ये सब्जेक्ट है। सो नॉर्मल रिलेटेबल सब्जेक्ट्स, ताकि आम जनता को वो ऐसा कुछ हैवी सब्जेक्ट नहीं होता है हमारा कॉमेडी में। रिलेटेबल सब्जेक्ट्स की गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के झगड़े, माँ बाप हमको कैसे चिल्लाते हैं, कैसे हमसे बात करते हैं, उसी के ऊपर हमारे कंटेंट होते हैं। जी। एंड मैं डेफिनेटली ये जानना चाहूँगी कि मैंने पढ़ा आपके पहले तो आपके तो सिर्फ 100 के मतलब एक फॉलोअर्स थे, और वहाँ से एक फेस बनना और वो, और हम बहुत बार मतलब इंडस्ट्री को लेकर के हम ऐसे सुनते हैं कि बड़ा नेपोटिज्म है, मौका नहीं मिलता। लेकिन मुझे लगता है कि आप एक ऐसे एग्जाम्पल हो जो ऑडिशन दे करके आया है। तो वो थोड़ी सी मैं वो कहानी भी आपकी जानना चाहूँगी, क्योंकि लोग कहते हैं कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने तो 14 साल तक ऑडिशन देते रह गए, वो तो उनको मौका नहीं मिला। कई बार ये भी इंडस्ट्री पे इल्ज़ाम लगता है कि वह यहाँ पर जो है जो जो जिनके बेटे बेटी हैं, जो जिनकी विरासत है, उन्हीं को मौका मिलता है। लेकिन आपके बारे में मैंने पढ़ा कि आप एक ऑडिशन से आपको ये रोल मिला, तो वो भी मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगी। तो मैं बहुत ही बिना फिल्टर के बताऊँ तो मैं दोपहर को 2 बजे सोया था घर पे, कुछ काम था नहीं। तो मैं क्या काम है इसलिए सो गया, और मुझे कॉल आया कि ऐसे ऐसे ऑडिशन है तो आपको देना है क्या। तो मैंने बोला हाँ हाँ ऑडिशन मैं दे दूंगा। तो मैंने वो ऑडिशन दिया, और मुझे बहुत बड़े लोगों ने बताया था जो मेरे सीनियर्स थे कॉलेज में कि ऑडिशन जब आप देते हो उसके बाद आप कभी पूछना मत कि क्या हुआ, बिकॉज देन यू विल गेट डीमोटिवेटेड कि नहीं हुआ। तो मैंने ऑडिशन दे के मैं भूल गया कि अच्छा देखेंगे जब कॉल आएगा। तो आई थिंक गणपति का तीसरा दिन था और मैं विसर्जन के लिए जा रहा था दोस्त के। तो वहाँ पे मुझे कॉल आया कि यू आर शॉर्ट लिस्टेड, तो आप कल सुबह धर्मा के ऑफिस में आइए। तो पहले बार मैं ऐसे हो गई कि ओह धर्मा माय के ऑफिस गॉड, में कैसे क्या, और मैं ऐसे था और गणपति बप्पा मोरया मोरया। बिल्कुल। और जब मैं फ़ोन पे बात कर रहा था ना तो आसपास सब ढोल ताशा सब बज रहा था, तो मैं बोल भी रहा हूँ, आसपास लोग भी है, उनको बताना भी है। तो जैसे मैंने बताया सब नाचने लग गए। सो ये बहुत एक ब्यूटीफुल मेमोरी है। एंड देन सेकेंड डे जब मैं मिलने गया धर्मा ऑफिस में, तो वहाँ भी मैं इट वॉज अ वेरी सरियल थिंग फॉर मी, क्योंकि मैंने जब जिन लोगों के नाम बचपन से सुने हुए, जैसे करण जौहर, सुमित चावला सर, जो कुछ कुछ होता है इनसे लोग साथ में फिल्में बना रहे, तो मैं बहुत ही एक्साइटेड और बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी लेके गया था कि नहीं ये तो होगा ही, और ये सब बहुत अच्छे से हो जाएगा। जी जी। उसके पहले आपने ऑडिशंस के दौर से गुजरे हैं आप, या ये आपका पहला पहला ऑडिशन था या शुरुआती दौर का था? ये मेरा पहला ऑडिशन था। माँ कसम। नहीं, मैं ऑडिशन देता नहीं था क्योंकि आते थे ऑडिशंस, बट मैं ऐसे सोचता था कि अभी जो ऑडिशन आ भी रहा है तो मैं सोचता था कि अभी ठीक है, ये ऑडिशन के लिए बुलाएंगे, दो से 4 बजे तक वो टाइम निकल जाएगा और 4 बजे मेरे दोस्त सब खड़े हैं वहाँ पे कि कंटेंट बनाना है। तो मैं ऐसे टालता रहता कि हाँ हाँ देखते देखते करके मैं कंटेंट बनाता था मैं। तो पहली बार मेरे को उसने जो ऑडिशन ले रहे थे मेरे, उत्सव नरूला है जो मुकेश आरो में काम करते हैं, बहुत ही अमेजिंग कास्टिंग डायरेक्टर है वो। सो उन्होंने मेरा ऑडिशन लिया, और मैं ऐसे ही था कि मैं ज़्यादा सोचता नहीं हूँ चीज़ें के बारे में, कि ओवर थिंक करने से क्या होता है कि कई बार हम ज़्यादा सोचते हैं तो उसी में काम खराब हो जाता है। तो मैं उठा, मैंने बोला ठीक है ऑडिशन है, मैं दे के आ गया, और शाम को फिर वापस दोस्तों के साथ कंटेंट बनाने लग गया। जी जी जी। तो मेरा पहला ऑडिशन है ये, मैं इसके ओहो पहले कोई दिया माशाल्लाह, नहीं। ये तो बहुत ही कमाल, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। और आप देखिए ना कि कोविड के बाद जो हमारा जो सोशल मीडिया है वो एक तरह से इस तरह से कि आप जैसे कलाकारों के लिए एक बून ही साबित हो गया। बहुत सारे लोगों ने अपने पोर्टल, अपना यूट्यूब चैनल, अपनी प्रतिभा को, मतलब एक होता है ना कि पहले एक कहा जाता था कि प्रतिभा का एक मंच है ना, किसी की विरासत है, किसी की बपोती है। हम हिंदी में एक वर्ड यूज़ करते हैं कि वो किसी की है, किसी की ओन्ड है, उस एरिया में आप कैसे जाओगे। लेकिन आज आप सोशल मीडिया पे हो, आप टैलेंटेड हो, आप अपनी चीज़ पेश करिए, आप खुद स्टार बन जाओगे। तो ये जो पूरा एक ट्रांसफॉर्मेशन है, क्योंकि
हम देखते हैं ना कि देव आनंद साहब, मनोज कुमार साहब कितना कितना ट्रैवल करके आए, लोग गलियों की खाक छाना करते थे, वो भी बहुत सारी स्ट्रगल स्टोरी ने, नवाजुद्दीन सिद्दीकी तक भी। लेकिन आज ये सारा जो चेंज ओवर है, ये आप जैसे युवा को कैसे आप इसको देखते हैं, किस तरह से आपको आकर्षित करता है? जी, मैं बहुत ही ग्रेटफुल मानता हूँ कि मैं इस दौर में पैदा हुआ, क्योंकि जैसे मैंने कहानियाँ भी सुनी है मेरे पापा से, क्योंकि पापा भी ऑडिशंस देने बहुत घूमते थे। एग्जैक्टली। तो वो आपके घर में तो एक साक्षात उदाहरण है। बिल्कुल, और वो ऑफिस से हाफ डे लेके जाते थे ऑडिशन के लिए, तो ऑफिस से भी थोड़ी 2-3 बार ऐसे चीज़ें होती थी कि अरे यार कितनी छुट्टियाँ ले रहे हो आप, कितने हाफ डे ले रहे हो। तो पापा ने वो बताया था कि देखो ये करना ही पड़ता है, देयर इज़ नो टू वेज अबाउट इट। आपको अगर पर्दे पे दिखना है तो ये सब आपको करना ही पड़ेगा। बट आज का एक बेटर चीज़ मैं मानता हूँ ये कि ऑडियंस से जो कम्युनिकेशन है वो वन ऑन वन हो रहा है, बिकॉज हम उनके मोबाइल फ़ोन्स में आ रहे हैं। तो वहाँ से थोड़ी बहुत एक चीज़ रेलेवेंसी हमारी बन जाती है क्रिएटर्स की, कि आज भी जब जो भी धड़क 2 देखने जा रहे हैं तो बहुत से मेरे फॉलोअर्स हैं जो देख के मुझे टैग कर रहे हैं, स्टोरी डाल रहे हैं, तो वहाँ कहीं ना कहीं फ़ायदा होता है। बट आई थिंक आई एम बॉर्न इन द बेस्ट एरा फॉर एक्टिंग। जी। और सेट पर कैसा था? क्योंकि आप तो फर्स्ट टाइम एक्टर मतलब आ गए इतने बड़े कलाकारों के साथ में, और वो लोग तो उनको टाइम हो गया, उनका एक बॉडी ऑफ वर्क भी है, तो वो कैसा रहा? सिद्धांत कैसे रहे? तृप्ति कैसी रही आपके लिए? ये लोग कैसे रहे? सिद्धांत तृप्ति से मैं बताऊं कि जब गली बॉय आई थी 2019 में, तो तब मैं कॉलेज में था और हमको पासेस मिले थे कि गली बॉय का वो म्यूज़िक लॉन्च हो रहा है। तो हम सब दोस्त गए थे कि अरे रैप इंडस्ट्री बहुत नया नया चीज़ है, ये सब जाते हैं। तो वहाँ पे मेरे पास अभी तक वीडियो है कि सिद्धांत ऊपर परफॉर्म कर रहा था और मैं नीचे से रिकॉर्ड कर रहा था, तो मैं ऑडियंस में था। तो ये एक किस्सा है मेरा सिद्धांत के साथ। और तृप्ति के साथ मेरा अलग किस्सा है कि 2022 में आई थिंक कला आई थी, तो मुझे उनका काम इतना पसंद आ गया, तो मैंने उनको ऐसे ही मैसेज कर दिया था इंस्टाग्राम आपकी पे। भी क्रश है वो? नहीं 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 नेशनल क्रश को क्रश ना होने से आप देखिए वो ऑफेंड हो ये जाएगी क्रश आप। नहीं, दोस्त है, बहुत अच्छी दोस्त है वो। नहीं, पहले नहीं नहीं नहीं, उनको काम बहुत पसंद था मुझे उनका, क्योंकि बुलबुल कला ऐसी थोड़ा बचा बचा के बोल रहे हैं। नहीं 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 पॉलिटिकली करेक्ट होना चाहते हैं। नहीं, वो बहुत खूबसूरत है, बट मुझे लगता है कि मोर देन शी इज ब्यूटीफुल, बट शी इज मोर ब्यूटीफुल एक्टर देन शी इज ब्यूटीफुल। तो मुझे बिल्कुल। 2022 में मैंने उनको मैसेज किया था कि यार मैम आप मुझे ना आपके एक बार काम करना है ऐसे करके। तो जब मैं उनको मिला तो फर्स्ट टाइम मैंने दोनों को ये 2 चीज़ें दिखाई थी, ओह गॉड। ये वीडियो और ये वाला। तो दोनों बहुत ही खुश हुए कि ठीक है मेरी भी एक जर्नी है, दे वर वेरी सपोर्टिव। फर्स्ट डे ऑन सेट में बोलूँ थोड़ा नर्वस था मैं, और उन दोनों को समझा कि यार ये बहुत नर्वस है, एंड दे वेंट बैक टू देयर ओन डेज ऑफ देयर फर्स्ट फिल्म्स। तो दोनों ने बहुत सपोर्ट किया कि तृप्ति भी आई, यार कुछ नहीं ठीक है, होता है, पहला दिन है, ज़्यादा सोचना मत, ज़्यादा बिल्कुल मत सोचना, जो सीन है उसी में रहना, सब ठीक हो जाएगा और तू कर लेगा अच्छे से। सो दैट वाज वेरी सपोर्टिव ऑफ बोथ ऑफ देम। और इस चीज़ को कैसे देखते हैं जो OTT है, जितने हम अलग अलग प्लेटफॉर्म्स की हम बात कर रहे हैं, एक ज़माना था कि हमारे पास जो है एक बहुत लंबा चौड़ा बॉडी वाला या चॉकलेटी हीरो, या एक हीरो की एक व्याख्या होती थी, एक डेफिनेशन होता था, उस खांचे में हीरो को बैठना होगा, फिर एक विलन होगा उसका एक अलग होगा, वैम्प होगी, मतलब एक सबका ये था। लेकिन हम देखते हैं ऑफ लेट वो खांचा टूट गया है। मतलब अब राजकुमार राव को अगर आप बोलो, बहुत कमाल के एक्टर हैं, लेकिन आप उनको कोई हैंडसम और चॉकलेटी हीरो तो आप नहीं बोलोगे। मतलब एक ओवर द ईयर वो इवॉल्व हुए। तो कैसे देखते हैं आप अपने लिए, आप कैसे देखते हैं? क्योंकि आप भी कोई ट्रेडिशनल एक्टर नहीं है कि लंबे चौड़े आ गए और चॉकलेटी और इस तरह के अंदाज में। कैसे देखते हैं इस ट्रांसफॉर्मेशन को, और खुद को इन सब चीज़ों में कहाँ पर पाते हैं? जी, मुझे लगता है कि ओवर द इयर्स जैसे सिनेमा चेंज हो रहा है ना, तो अभी आजकल जनता को अपनी कहानियाँ देखने में और सुनने में बहुत पसंद आता है। और जब भी हीरो बहुत ही ज़्यादा गुड लुकिंग होते थे और ये होते थे, तो वो भी एक अलग मज़ा होता था कि अरे वाह कितने अच्छे दिखते हैं, कितने बेहतर डांस करते हैं। बट आज आई थिंक ऑडियंस को अपनी कहानियाँ सुनने हैं, अपने लोग पर्दे पे देखने हैं, अपने जैसे देखने हैं। तो मैं बहुत ही एवरेज लुकिंग हूँ, बट यही मेरी ताकत है आई फील, क्योंकि आगे जो कहानी बनने वाली है वो ऐसी आम लोगों के ऊपर बनने वाली है, और आम जनता जैसी दिखती है। तो मैं बहुत ही लकी हूँ कि मैं ज़्यादा अच्छा नहीं दिखता हूँ, एवरेज दिखता हूँ, बहुत फ़ायदा है मुझे इससे। जी। और फिल्म कास्ट सिस्टम पर है, उसके अवरोध पर है। आप तो ठाकरे हैं, आप तो ऊंची कास्ट से आते हैं। मैं खुद भी ठाकुर हूँ, राजपूत ठाकुर हूँ। अब लेकिन मैं गढ़वाल से हूँ और मेरी शादी पठान से हुई है, लेकिन दोनों जगह मैं उच्च जाति, मतलब सो कॉल्ड उच्च जाति से ताल्लुक़ रखती हूँ। लेकिन हम लोग अपने आसपास बहुत सारा डिस्क्रिमिनेशन देखते हैं। आपने किस तरह का डिस्क्रिमिनेशन देखा है? जी, मैं ठाकरे हूँ, पर मुझे ऑनेस्टली इतना आइडिया नहीं है, क्योंकि मैंने 2 बार ही मेरी कास्ट मुझे पता थी, वो थी 10th का फॉर्म था और 12th का फॉर्म था।
दोनों में आपको लिखना होता है कि मदर टंग, तो वो 2 जगह पे मैंने अपनी कास्ट, मुझे पता था कि हाँ ये है। और सो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन का मेरा कोई किस्सा था ही नहीं, तो मैं उस साइड से आता हूँ कि मुझे ऐसा लगता था कि ये होता ही नहीं है। कि मेरे एग्जैक्टली। दोस्त और सब हम कभी बात ही नहीं करते थे इस बारे में, कि मुझे पता ही नहीं था कि अगला जो मेरे साथ बैठा हुआ है वो कौन है, कहाँ से। सो मुझे इस बात का बिल्कुल आइडिया नहीं था, बट जैसे मैंने कहानी सुनी, मैं शाजिया मैम से मिला, तो फिल्म में एक सिद्धांत की लाइन है कि जिनके साथ नहीं होता है बिल्कुल उनको बिल्कुल लगता है कि बिल्कुल। बहुत साल हो गए। तो मैं उनमें से हूँ। तो जैसे ही मैंने कहानी पढ़ी, मेरा पूरा पर्सपेक्टिव चेंज हो गया। आई बिकेम मोर सेंसिटिव एज अ पर्सन, मोर काइंडर, क्योंकि जिन लोगों के साथ हो रहा है उन्हीं को पता है कि कितना बुरा और कितना ख़राब लगता है। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि जो भी कर रहे हैं या फिर जो भी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन होता है, मेरे साथ तो नहीं हुआ है, बट जिनके साथ भी हो रहा है वो आराम से रिलैक्स रहे, ज़्यादा इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं, बिकॉज कास्ट इज जस्ट ऑन पेपर। आम जिंदगी में कोई चीज़ इससे कुछ फ़ायदा भी नहीं है, ना कुछ नुकसान नहीं है, ये सिर्फ पेपर पे होता है कि हाँ आप कहाँ से हो, आपका गांव कौन सा है, आपकी जात कौन सी है, बस। उसके आगे मुझे लगता नहीं इसका कोई मतलब है। देखिए हमारा देश है ना एक डाइवर्स कंट्री है, एंड एट द सेम टाइम इट्स वेरी डिफ़िकल्ट कंट्री, क्योंकि जैसे मैंने पिछले इंटरव्यू में कहा था कि 1 किलोमीटर की दूरी पे कपड़े बदल जाते हैं, बोली बदल जाती है, कल्चर बदल जाता है, तो लेकिन फिर वही हमारी खूबसूरती भी है। लेकिन समटाइम्स ये जो खूबसूरती होती है ना, कई बार जटिल भी हो जाती है। अब जैसे हमारे मुंबई में ये हिंदी मराठी भाषा को लेकर के भी बहुत वो चल रहा है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्योंकि ऐसे तो मुंबई तो में तो सारे लोग रहते हैं, बिल्कुल। लेकिन एक मराठी भाषा हिंदी मतलब बोले जाने पर वो जो एक जोर दिया जा रहा है, वो सारी चीज़ें चल रही है, उसको आप कैसे देखते हैं? आई थिंक जोर तो नहीं देना चाहिए। जैसे हम फिल्में भी कहते हैं कि वायलेंस के सख्त खिलाफ है हम सब। धड़क 2 में हम जितने भी कहानी में हमने हमारी सीन्स है, हमने वैसे ही रखा है कि वायलेंस नहीं होना चाहिए, बट भाषा आना आपका ही फ़ायदा है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर, जैसे मैं ऐसे समझता हूँ कि अगर मुझे फ्रांस जाना है और फ्रांस में फ़्रेंच बोली जाती है, तो वहाँ पे एग्ज़ाम देनी पड़ती है आपको, कि आपको फ्रेंच सीखनी पड़ेगी। देन आप वहाँ पे आपके लिए फ़ायदा है, क्योंकि आपको और अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी काम के लिए। तो जो भी महाराष्ट्र में है, जिनको नहीं आती है, वो अगर थोड़ी बहुत सीख लेंगे तो उनके लिए बेहतर है, और जिनको बहुत अच्छे से आती है उनका तो फ़ायदा, उनको पता है उनको क्या फ़ायदा हो रहा है। जैसे बहुत बार मैंने देखा हुआ है कि मेरे 2-3 नॉन महाराष्ट्रियन फ्रेंड्स हैं, उनको इतनी अच्छी मराठी आती है कि जब हवलदार उनको पकड़ते थे तो जाऊ द्या ना मामा, मी इकडचाच से, अरे तिकडचाच से, ऐसे झूठ बोल के उनका फ़ायदा हो रहा था। तो इन अ वे ऑडियंस का ही फ़ायदा है कि अगर आप मराठी सीखेंगे तो अच्छी बात है, बट कोई जोर नहीं है इसी बात पे। हाँ नहीं, मैं वही जानना चाहती हूँ कि जो एक कई बार हम आजकल आसपास जो वीडियोस देख रहे हैं ना, जिसमें एक हिंसा का इस्तेमाल किया जा रहा है, एक ह्यूमिलिएट किया जा रहा है, क्योंकि चूंकि फिल्म भी इसी मुद्दे पे है जी, तो एक ह्यूमिलिएट किया जा रहा है, एक हिंसा का सहारा लिया जा रहा है, उसको कैसे देखते हैं? मुझे लगता है जो वीडियोस अभी इंटरनेट पे जो आ भी रहे हैं ना, आई थिंक दे आर आउट ऑफ, वो हम बहुत ही आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ले रहे हैं, उसका कॉन्टेक्स्ट हमें बिल्कुल पता नहीं है, क्योंकि वो भी वीडियोस आ रहे हैं वो रील्स पे आ रहे हैं, 30 सेकंड की वीडियो में आ रहे हैं। अब वो किस्सा कितना बड़ा होगा, कितना हुआ होगा, वो हम 30 सेकंड में, मुझे लगता नहीं हम जस्टिफाई कर सकते हैं कि एग्जैक्टली क्या हुआ होगा। तो इसीलिए मैं उसको एकदम न्यूट्रल चीज़ मानता हूँ कि ये जो हुआ है ना, इसकी पूरी जानकारी मुझे नहीं है, तो उसके लिए मैं उसके ऊपर कमेंट करना 30 सेकंड के रील के ऊपर, जैसे मैंने देखा है, तो वो मुझे गलत लगता है। बट नहीं होना चाहिए, आई फील, जो भी है हिंसा, मतलब किसी को भी मारना, किसी को गलत व्यवहार से बात करना, वो जाति के ऊपर हो या कोई भी रीजन के ऊपर हो, वो होना ही नहीं चाहिए। जी, अदर देन जाति और किस तरह के किसी डिस्क्रिमिनेशन से आप गुजरे हैं? मतलब बहुत सारी चीज़ें होती है ना, जैसे हम बात करते हैं कि काले गोरे के बीच में होता है, मोटे पतले के बीच में होता है, अमीर गरीब के बीच में होता है। अब वो डिस्क्रिमिनेशन तो बहुत सारी अलग अलग लेवल पे हो सकता है। नहीं, मैं बहुत ही थिक स्किन आदमी हूँ। मैं डिस्क्रिमिनेशन मेरे साथ होता तो भी इतना, बहुत मेरी हाजिर जवाबी इतनी अच्छी है कि मैं रिप्लाई दे देता था कुछ तो कम बैक में, तो मैं निकल जाता था। मैं बहुत थिक स्किन हूँ उस हिसाब से। जैसे कॉलेज में 1-2 बार हुआ था कि आते हैं ना कि नए नए बच्चे आते थे, तो मैं बहुत ही पतला था, इससे भी इससे भी बहुत पतला था। तो मुझे बोला गया था कि अभी तुम आओ और कॉलेज में क्वाड्रैंगल की जो कॉलेज का बीच का पार्ट है वहाँ पे आप डांस करिए। तो मैंने बोला ठीक है, गाना कौन सा लगाएंगे आप, आपका पसंद का कि मेरे पसंद का? तो नाचना मुझे वैसे ही पसंद है, तो जो जैसे जिसको मजा आएगा, एंटरटेन करना मुझे पहले तभी भी पसंद था, अभी भी पसंद है। तो मैं इतना सोचता नहीं हूँ सब चीज़ों की। डिस्क्रिमिनेशन जो कर रहा है वो ही गलत है, जिसके साथ हो रहा है वो तो सही है, तो उसको स्ट्रेस इतना लेना नहीं चाहिए। और अभी जब आपका कैरेक्टर इतना ज़्यादा फेमस हो गया, लोग आपको इतना पसंद करने लगे, तो चेंबूर में आपकी क्या शान है? मतलब एक होता है ना कि वो एक कहावत है ना, जंगल में मोर नाचा किसने देखा, लेकिन अपने यहाँ जो नाचा तो सबने देखा। वही वैलिडेशन जो है, बाहर की तो बात की बात होती है, लेकिन जब जहाँ आप पले बड़े हैं वहाँ आपको कुछ इस तरह का एक होता है ना, एक
भाई कंधों पे बिठाया जाता है या वो मोमेंट जो है वो वाला आपके आया? अभी तक तो मैं चेंबूर गया नहीं हूँ, मैं जाऊँगा तब मुझे पता है कि कुछ ना कुछ तो बहुत ही अच्छा प्लान करेंगे वो जी लोग, जी जी। एवरीवन। बट जितना मैं जान रहा हूँ कि मेरे जो भी फ्रेंड्स, फैमिली और रिलेटिव्स है, वो हर एक दुनिया के कोई ना कोई कोने में, तो वो वहाँ से मुझे वीडियोस भेज रहे हैं कि अरे बहुत अच्छा है। और मैं हमेशा उनको एक ही चीज़ पूछ रहा हूँ कि आप जब फिल्म देखने जा रहे हो तो मेरे जो पंचेस है वो लैंड हो रहे हैं ना, लाइक वो जो मैंने सीन किया उसमें हो रहा है ना सब ठीक? तो बोलते हाँ हाँ, पूरे थिएटर में जितने लोग हैं सब हंस रहे हैं, सब मज़ा कर रहे हैं। तो वहाँ मैं रिलीफ में हूँ। अभी तक वो मैं गया नहीं हूँ किसी के साथ, मैं बहुत अपने घर पे ही रुका हूँ अभी तक। तो जैसे जब मैं जाऊँगा तो आई थिंक, बट आपने जैसे बोला वही वाला रिएक्शन होगा, कंधे वंधे पे बिठाएंगे, क्योंकि बहुत खुश है, क्योंकि हमारे सर्कल में कोई था ही नहीं सही जो बात है। कभी बिग स्क्रीन पे आया है। और फादर का क्या आपको वो मिला? क्योंकि फादर तो मुझे लगता है वो तो आपके लिए कितना इमोशनल मोमेंट होगा कि जिस इंसान ने पूरी ज़िंदगी एक सपना देखा हो, वो पूरा नहीं कर पाया, लेकिन उनके सुपुत्र ने, उनके बेटे ने उसको पूरा कर दिखाया। अभी पिक्चर आई थी 1 अगस्त को, आज है कुछ 6-5 अगस्त, उन्होंने 5 दिन में 12 बार तो देख लिया धड़क टू। हाय तो वो क्या करते हैं, वो ऑफिस में अगर ऑफिस से निकले, एक दो दोस्त मिल गए, क्या कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, चलो देख के आते हैं, तो उनको वही मजा आ रहा है कि ये उस बड़े पर्दे पर है। एंड ही स्टिल वेरी परसिस्टेंट कि जब तक फिल्म थिएटर में है तब तक मैं रोज एक बार तो देख के आऊंगा। ओहो, क्या बात सो है, ही इज क्या स्टिल बात है। प्रोसेसिंग एवरीथिंग कि अरे ये बहुत एंड बहुत खुश है, तो वो शब्दों में बताना बहुत ही मुश्किल है। बट जितना मुझे पता है कि रोज वो एक कॉल आता है कि तुझे पता है आज उनने मुझसे बात की, उन्होंने बताया कि तुम्हारे लड़के ने बहुत अच्छा काम किया है। तो आसपास सिर्फ खुशी का माहौल है। ये तो बहुत अच्छी बात है। और फिल्म में जो कहते हैं ना कि एक रिलीव, एक थोड़ा सा जो स्पेस जो दिया वो आपके किरदार ने ही दिया, क्योंकि बाकी तो ऐसा कुछ हो रहा था कि दिल ही धड़क रहा था अगले पल क्या होगा, कौन मरने वाला है। वो जो है सचदेवा, क्या उनका नाम है, सौरभ सर। सौरभ का किसकी बोलते ना बत्ती गुल करने वाले, वो तो चल ही रहा था। आप ही थे जो एक सूदिंग स्पेस थे, थोड़ा एंटरटेन आप कर रहे थे अपने उससे। थोड़ा सा हमारे वीडियो पे देखने वाले कुछ ऐसा, कुछ 1-2 लाइन का कंटेंट, क्योंकि आप एक कंटेंट क्रिएटर हैं, अदर देन दिस मूवी कुछ जैसा सुना दें आप तो। कंटेंट यानी मैं आपको डायलॉग सुन के हाँ, बताऊं? कुछ डायलॉग या जो आपकी स्पेशलिटी अब तक रही है। जैसे मैं भोपाली में बात करता हूँ, मैं आपसे भोपाली मेरी में ससुराल भोपाल की है। क्या बात कर रही हो? हाँ। आप भोपाल से हो? मैं भी भोपाल से ही हूँ। ओ, वासु में वहाँ पे इतना घूमता था ना, वो राजू टी स्टॉल जो है, तो वहाँ पे जो चाय बनती है, जो समोसे बनती है, मेरे को तो बहुत मज़ा आता है वहाँ पे। और भोपाल में जो मेला है, वहाँ पे आप चलेंगे हमारे साथ? मेले में हम घूमेंगे, बहुत सारे वो क्या रहते हैं, बुड्ढी के बाल खाएंगे हम। आप चलेंगे मेले में? बिल्कुल चलेंगी। आपको बता दूं मैं, नहीं नहीं बिल्कुल बिल्कुल, जो असद भोपाली हैं, जो बहुत बड़े शायर हैं, हंसता हुआ नूरानी चेहरा जिनका गाना है, जो फिल्म फेयर अवार्ड विनर है, मैं उनकी सबसे छोटी बहू हूँ। ओह, तो भोपाल की हर गली में हमारा घर है। अरे वाह, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आपने बहुत ही कमाल का, थैंक यू सो मच, थैंक यू। बहुत ही आपका अंदाज बहुत कमाल का था। तो बस आपने देखा कि मैंने कितनी सारी बातें पूछी और कितनी जानकारी हमें मिली और कितना कमाल का इंटरव्यू था। मेरे तमाम सवालों का जवाब मुझे मिला। कोई ऐसी चीज़ जो आप रह गई हो, जो आप कहना चाहते हो? मैं यही कहना चाहूँगा कि थैंक यू सो मच मैम, कि मुझे आपने फील नहीं करने दिया कि जैसी मेरी पहली फिल्म थी वैसे ये पहला इंटरव्यू भी बहुत स्मूथली और बहुत अच्छे से आपने मुझे छोटे एक बच्चे जैसे संभाला। थैंक यू सो मच फॉर दिस इंटरव्यू। बिल्कुल, और अभी आप बहुत आगे जाएंगे और बहुत अच्छे अच्छे किरदार करेंगे, क्योंकि कहते हैं ना कि जिसकी शुरुआत इतनी अच्छी होती है तो उसका आगे का सफ़र भी बहुत अच्छा रहेगा। मेरी बहुत सारी आपको शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। थैंक यू सो मच।